शटर आइलैंड की स्टोरी 1950s में रची गई है। शटर आइलैंड पर एक एशक्लिफ नाम का हॉस्पिटल है जिसमें क्रिमिनली इंसेन यानी पागल लोगों का इलाज किया जाता है। इस फिल्म को हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर मार्टिन कॉर्टेज़ीन ने डायरेक्ट किया है। इन्होंने कहा था ये फिल्म डबल कमाई करेगी क्योंकि लोग इस फिल्म को देखने 2 बार जाएंगे, पहली बार फिल्म को देखने और दूसरी बार फिल्म को ठीक से समझने के लिए। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने शटर आइलैंड का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले वो वीडियो जरूर चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं मूवी की तरफ। फिल्म को एक रोल प्ले की तरह बनाया गया है। इस फिल्म में कौन से कैरेक्टर असली है और कौन से कैरेक्टर बस एक दिमाग का भ्रम, ये हमें समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एंड्रयू लेडीज के बारे में। इस मूवी का लीड कैरेक्टर है टेडी, जिसका असली नाम है एंड्रयू लेडीज। इस कैरेक्टर को लियोनार्डो दी कैप्रियो ने किया है, जो हॉलीवुड के एक नामी एक्टर है। एंड्रयू लेडीज एक मेंटली अनस्टेबल कैरेक्टर है जो खुद की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ये खुद को एडवर्ड डैनियल बुलाता है और सब इसको टेडी बुलाते हैं इसका दिल रखने के लिए। इसके साथ पास्ट में बहुत बुरे इंसिडेंट्स हुए हैं जो ये अपने दिमाग से ब्लॉक कर देना चाहता है। ये शटर आइलैंड के एशक्लिफ मेंटल हॉस्पिटल में रहता है पिछले 2 सालों से, मगर इसने अपनी सच्चाई को इस तरीके से अपने दिमाग में ब्लॉक करके रखा है कि ये खुद को एक मार्शल समझता है और इस हॉस्पिटल में एक केस सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये पेशेंट बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसने यूएस आर्मी के लिए सर्व किया है। वर्ल्ड वॉर 2 में ये डकाउ के कंसंट्रेशन कैंप में भी था। इसका प्रूफ आपको आगे वीडियो में मिलेगा। दरअसल डॉक्टर कॉली जो एंड्रयू से हमदर्दी रखते हैं, वो चाहते हैं कि एंड्रयू रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले, वरना हॉस्पिटल के बोर्ड मेंबर्स एंड्रयू को लोबोटोमाइज कर देंगे। अब लोबोटोमी क्या है पहले इसे समझते हैं। लोबोटोमी 1940s और 1950s के दौर में मेंटली अनस्टेबल और वायलेंट लोगों के लिए एक सर्जरी का ऑप्शन था। जो भी पर्सन मेंटली अनस्टेबल है उनके दिमाग का ऑपरेशन करके उसे ठीक किया जाता था। पेशेंट के दिमाग से उस नर्व को निकाला जाता था जो उस इंसान के एक्सट्रीम इमोशंस को पैदा करता था, यानी पेशेंट को इमोशनली ब्लैंक करना। दरअसल लोबोटोमी के बाद पेशेंट को ज्यादा फीलिंग्स महसूस नहीं होती। माना जाता है इसके बाद पेशेंट का इंटेलिजेंस लेवल बहुत हद तक कम हो जाता है। इस प्रोसेस को बहुत कंट्रोवर्शियल माना जाता था, हालांकि इसे डिस्कवर करने वाले को नोबेल प्राइज मिला है। इस फिल्म की स्टोरी टेडी को लोबोटोमी से दूर रखने के लिए बनाई गई है। टेडी को रियलिटी से रूबरू कराने के लिए झूठ को बड़े पैमाने पर दिखाया गया है। टेडी एक सोल्जर था, तो वो इसे एक इन्वेस्टिगेशन की तरह केस को सॉल्व करके अपने सच्चाई तक पहुंच सकता है। डॉक्टर को तो ऐसा ही लगता है। इस पूरी मूवी में एक बड़ा रोल प्ले चलता है जिसमें हॉस्पिटल का स्टाफ और वहाँ के गार्ड्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, और ऐसा सिर्फ डॉक्टर कॉली के कहने पर। डॉक्टर जॉन कॉली ये एशक्लिफ हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर है। ये अपने सारे पेशेंट से हमदर्दी रखते हैं और खासकर एंड्रयू से। वो नहीं चाहते कि टेडी को लोबोटोमाइज किया जाए। डॉक्टर कॉली लोबोटोमी के अगेंस्ट है। वो चाहते हैं कि एंड्रयू रियलिटी के करीब आ जाए और सच्चाई को एक्सेप्ट कर ले, ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी ठीक से जी सके, भले ही मेंटल हॉस्पिटल में ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं डॉक्टर लेस्टर शीहान के बारे में। आप देखेंगे जब एंड्रयू लाइट हाउस की तरफ जा रहा था तब चक यानी डॉक्टर शीहान उसे रोकते हैं, क्योंकि लाइट हाउस में जाना शॉक थेरेपी की लास्ट स्टेज थी। फिल्म की शुरुआत में हम समझते हैं कि ये चक ऑल है, टेडी का पार्टनर, और रेचल को ढूंढने में एंड्रयू की मदद करेगा। फिल्म के आखिर में पता चलता है कि चक और कोई नहीं डॉक्टर शीहान है, एंड्रयू के लीड साइकेट्रिस्ट। डॉक्टर शीहान डॉक्टर कॉली की मदद करते हैं ताकि एंड्रयू ठीक हो सके और उसे लोबोटोमाइज ना किया जाए। आप देखेंगे जब डिप्टी वार्डन चक को गन सरेंडर करने कहता है तब चक होल्स्टर से गन निकालने में स्ट्रगल करता है। इसका मतलब चक मार्शल है ही नहीं, उसे गन रखने और निकालने का तरीका पता ही नहीं। वो भी इस शॉक थेरेपी के एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेता है ताकि एंड्रयू के सामने किरदार निभा सके और उस पर नजर रख सके। अब बात करते हैं रेचल सोलैंडो की। ये कैरेक्टर रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एंड्रयू के दिमाग में बनाया हुआ एक कैरेक्टर है ताकि वो अपने झूठ की दुनिया में जी सके। एंड्रयू मानता है कि रेचल सोलैंडो एशक्लिफ हॉस्पिटल से कहीं गायब हो गई है। दरअसल एंड्रयू एक मार्शल रह चुका है, यूएस आर्मी के लिए सर्व कर चुका है, तो एंड्रयू उसे ढूंढने आया है, जबकि ऐसा कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिल्म में हमें दिखाते हैं रेचल के केस के बहाने वो एंड्रयू लेडीज को ही ढूंढने लगता है। उसका मानना है उसकी वाइफ और बच्चों को उसी ने मारा है। ये कैरेक्टर टेडी के वाइफ से मिलता है। जिस तरह डोलोरीज यानी टेडी की वाइफ ने अपने तीनों बच्चों को मारा था, वैसे ही रेचल ने भी अपने तीनों बच्चों की जान ली और लेक में उन्हें डुबा दिया।
शॉक थेरेपी के दौरान हॉस्पिटल की नर्स रेचल सोलैंडो बन के टेडी के सामने आती है ताकि टेडी को शॉक दिया जाए। हालांकि इस नर्स ने नर्स होके भी एक्टर से भी ज्यादा कमाल की एक्टिंग की है। फिल्म में दिखाते हैं रेचल सोलैंडो एग्जिस्ट करते ही नहीं तो एशक्लिफ हॉस्पिटल के गार्ड्स उसे ढूंढ ही क्यों रहे थे। ये सब एक नाटक था। आप देखेंगे गार्ड्स ढूंढने का काम छोड़ के बैठे रहते हैं मानो हॉस्पिटल से कोई भागा ही नहीं। फिल्म के क्लाइमेक्स में एंड्रयू एक दूसरी रेचल सोलैंडो से भी मिलता है जो उसे एक केव में मिलती है। दरअसल ये सब एंड्रयू के दिमाग की इमेजिनेशन है ताकि वो वापस अपने उसी दुनिया में रह सके जिस दुनिया को उसने अपने दिमाग में बनाया है, ताकि वो अपने पास्ट की मेमोरीज को ब्लॉक कर सके। दरअसल इसे ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। अब बात करते हैं डॉक्टर जेरेमिया नेहरिंग की। ये एक जर्मन डॉक्टर है और वो जर्मन इमिग्रेशन के जरिए यहाँ पर बस चुके हैं। रूम में एक जर्मन म्यूजिक प्ले हो रहा है जो एंड्रयू को फ्लैशबैक में ले जाता है। दरअसल एंड्रयू एक यूएस आर्मी में था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन सिटी के डकोटा कंसंट्रेशन कैंप से अमेरिकन आर्मी ने जूइश लोगों को आजाद किया। एंड्रयू उस आर्मी का हिस्सा था। शायद उसे इसी एक्सपीरियंस की वजह से उस जर्मन से नफरत है जो आप डॉक्टर नेहरिंग के बातचीत में नोटिस करेंगे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक यूएस आर्मी जब डकाव पहुंची थी, कैंप के कमांडर ने खुद को गोली मार ली थी। एंड्रयू अपने फ्लैशबैक में उसी जगह पहुंच जाता है। दरअसल यहाँ पर प्ले हो रहा म्यूजिक उसके मेमोरीज को स्टिम्युलेट करते हैं। डॉक्टर नेहरिंग एंड्रयू से पूछते हैं, क्या तुम भगवान में विश्वास रखते हो? एंड्रयू उसका जवाब जर्मन में देता है। वो कहता है, हाँ मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। उसके बाद एंड्रयू डॉक्टर नेहरिंग को डकाउ कंसंट्रेशन कैंप की याद दिलाता है। जर्मन कैंप्स में डॉक्टर्स को आजादी थी कि वो ज्यूश लोगों पर किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और साइंस के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे डॉक्टर्स को यूएस ने बुला लिया और वो अमेरिका में आरामदायक जिंदगी जीने लगे। माना जाता है कि अमेरिका ने इन जर्मन डॉक्टर्स का इस्तेमाल यूएस में किया। अमेरिका ने कहा आप अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखो, लेकिन अब ज्यूइश की जगह इनके हत्थे चढ़ गए थे कम्युनिस्ट। फिल्म में ये बात मेंशन की जाती है। जब एंड्रयू और चक तूफान से बचने के लिए एक सेंचुरी में जाते हैं तब एंड्रयू कम्युनिस्ट की बात करता है। अब बात करते हैं जॉर्ज नॉइस के बारे में। जब एंड्रयू जॉर्ज से मिलता है वार्ड सी में तो कहता है तुम बस मेज में फंसे एक रैट हो, तुम पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये सब सिर्फ एक खेल है जो तुम्हारे लिए रचा गया है, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ। फिल्म में जॉर्ज और एंड्रयू की ये मुलाकात असली है। ये हमें ऐसे पता चलता है कि फिल्म की एंडिंग में डॉक्टर कॉली के पास इस बातचीत का ट्रांसक्रिप्शन अवेलेबल है। एंड्रयू ने 2 वीक पहले जॉर्ज नॉइस को पीट दिया था बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि जॉर्ज ने उसे उसका असली नाम याद दिला दिया था कि तुम्हारा नाम एंड्रयू है, तुम टेडी नहीं हो। अब जबकि एंड्रयू खुद को एंड्रयू नहीं मानता तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जॉर्ज को बुरी तरीके से मार देता है। डोलोरिस शनल, डोलोरिस यानी एंड्रयू की रियल वाइफ और उसके 3 बच्चे, ये एंड्रयू की फैमिली है। जैसा कि हमने फिल्म में देखा था, डोलोरिस की भी दिमाग की हालत ठीक नहीं है और वो अपने ही बच्चों को लेक में डुबा के मार देती है। एंड्रयू को ये चारों अपने विजन में बार बार नजर आते रहते हैं। एंड्रयू जब वर्ल्ड वॉर से वापस आया, जब उसने अपनी फैमिली के साथ रहना शुरू किया तो वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा। डोलोरिस एक विजन में कहती भी है कि तुम शराब इसीलिए पीते हो ना क्योंकि तुमने जंग में कई बेगुनाहों को मारा है। दरअसल डोलोरिस यहाँ पर डकाउ के कंसंट्रेशन कैंप्स की बात कर रही है। डोलोरिस को एंड्रयू का शराब पीना पसंद नहीं था। वो एंड्रयू से कहती भी थी कि तुम इतनी ज्यादा शराब मत पियो, मगर एंड्रयू नहीं माना। इसीलिए डोलोरिस डिप्रेशन का शिकार होती गई। हद ये हो गई, उसने एक बार अपने ही घर में आग लगा दी ताकि सुसाइड कर सके। आप देखेंगे टेडी अपार्टमेंट में आग लगने की वजह एंड्रयू लेडीज को मानता है, जो कि एक मेंटेनेंस वर्कर था उसके अपार्टमेंट में, जिसके फेस पर एक बड़ा सा कट है। इसके बाद एंड्रयू डोलोरिस के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है जो एक लेक के किनारे पर होता है। उसे लगता है डोलोरिस अब नॉर्मल हो चुकी है, मगर जब वो एक दिन घर आता है तब वो अपने बच्चों को लेक में तैरते हुए पाता है, क्योंकि डोलोरिस अपने ही बच्चों को लेक में डुबा के मार देती है और इसका खामियाजा एंड्रयू को भुगतना पड़ता है। जब डोलोरिस टेडी को कहती है मुझे आजाद होना है, तो इसका मतलब उससे मरने से था। एंड्रयू ऐसा ही करता है और अपने रिवॉल्वर से डोलोरिस को शूट कर देता है। दरअसल जब डोलोरिस ने पहली बार अपने घर में आग लगाई थी और सुसाइड अटेम्प्ट किया था, तब उसने एंड्रयू को बताया था कि मेरे दिमाग में एक कीड़ा है जो हर वक्त मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है। एक तरीके से वो ये कहना चाहती थी कि मेरे दिमाग पर मेरा कंट्रोल नहीं है। एंड्रयू को ये बात अब समझ आई जब वो अपने तीनों बच्चों को खो चुका है। अब इस इंसिडेंट के बाद एंड्रयू ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि जिस शख्स को उसने हद से ज्यादा प्यार किया, उसने अपने तीनों बच्चों को मार डाला और सिचुएशन ये आ गई कि एंड्रयू को डोलोरिस को मारना पड़ा। अब बात करते हैं उस नोट के बारे में जो रेचल के रूम में मिला था, द लॉ ऑफ 4 एंड हु इज 67। इसका खुलासा लाइट हाउस में डॉक्टर कॉली करते हैं
दरअसल एंड्रयू अपने और डोलोरिस के नाम को एक एनाग्राम की तरह अपने दिमाग में दो इमेजिनरी कैरेक्टर को बनाता है, एडवर्ड डैनियल्स एंड रेचल सोलैंडो। ये दोनों कैरेक्टर इमेजिनरी है। एडवर्ड डैनियल्स यानी खुद एंड्रयू लेडीज होता है और रेचल सोलैंडो और कोई नहीं, डोलोरिस शनाल होती है। अब ये हुई 67 क्या है? दरअसल एशक्लिफ हॉस्पिटल में टोटल 67 पेशेंट्स हैं और 67th पेशेंट खुद एंड्रयू है। ये नोट रोल प्ले का पार्ट था ताकि एंड्रयू अपनी सच्चाई तक पहुंच सके, ताकि एक डिटेक्टिव की तरह वो क्लूज को पकड़े और उन्हें क्लियर करते हुए अपनी सच्चाई तक पहुंचे। मगर एंड्रयू अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और उससे भागते रहता है। अब आते हैं फिल्म की एंडिंग की तरफ। एंड में हमें ये पता चलता है कि एंड्रयू का दिमाग फिर से रीसेट हो चुका है। डॉक्टर शीहान डॉक्टर कॉली को इशारा करते हैं कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा, उसे सब कुछ याद आ गया था। मगर अगले दिन उसका दिमाग फिर से रीसेट हो गया। वो अपने लूप में वापस आ गया जहां से फिल्म स्टार्ट हुई थी। इस फिल्म में एक ऐसा सीन आता है जो बुक और फिल्म को अलग करता है। फिल्म के एंडिंग में टेडी यानी एंड्रयू चक से कहता है, इस आइलैंड को देखने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या बेहतर होगा, एक शैतान के रूप में जिंदा रहना या एक अच्छे इंसान के रूप में मर जाना। और अपने आप वो डॉक्टर नेहरीन की तरफ बढ़ने लगता है लेबोटोमाइज के लिए। इस बात पर डॉक्टर शीहान को डाउट आता है कि क्या थी ये बात। अगर मैं इस मूवी को कंक्लूड करूं एक पैराग्राफ में, मूवी एंड्रयू लेडीज नाम के पेशेंट को सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए पूरा हॉस्पिटल एक रोल प्ले परफॉर्म करता है ताकि एंड्रयू को शॉक थेरेपी से सच्चाई तक लाया जाए। डॉक्टर कॉली इस लास्ट एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल होते हैं, मगर एंड्रयू नहीं चाहता कि मैं इस सच्चाई के साथ जिंदा रहूं कि मैंने ही अपने बीवी डोलोरिस को मारा है और मेरे ही वजह से मेरे बच्चे मारे गए। वो लेबोटोमाइज के लिए रेडी हो जाता है और अपने दिमाग से सारी मेमोरीज को निकाल देना चाहता है। ये थी शटर आइलैंड की फिल्म की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई थ्योरी होगी शटर आइलैंड के बारे में तो कमेंट में बताओ, मैं उसे अपने चैनल पर टेलीकास्ट करूंगा ताकि शटर आइलैंड के एंडिंग थ्योरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सस्पेंस, थ्रिलर और क्राइम से रिलेटेड मूवीज का एक्सप्लेनेशन दूं, तो आपको करना है ये 3 काम। चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। फिर आपकी थ्योरी कमेंट सेक्शन में बतानी है और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है ताकि इस वीडियो की विजिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।